शहर की सरकार के रण के परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर यह महाकवरेज भी लगातार जारी है। एक तरफ है कांग्रेस जिसने इस शहर की सरकार के रण में अपनी पूरी ताकत झोंकी, खासकर फ्री हैंड भी कुछ जगहों पर दिए गए और ऐसे में कई लोगों की साख दांव पर है। वहीं बीजेपी भी एक ग्रुप के शो के रूप में नजर आई। ऐसे में उस ग्रुप की साख भी दांव पर जरूर है और शुरुआती आंकड़े जो आप देख रहे हैं, देखिए अलग अलग जगहों से जयपुर हेरिटेज में टक्कर चल रही है। कांग्रेस 9 वार्ड जीत चुकी है, बीजेपी के खाते में 8 वार्ड अब तक गए, एक पर अन्य विजयी रही हैं या रहे हैं और इस तरह मुकाबला वहां पर दिलचस्प बना हुआ है। जयपुर ग्रेटर में बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 5 वार्ड अब तक गए हैं। जोधपुर उत्तर में थोड़ी वन साइडेड लड़ाई शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है। कांग्रेस 8 वार्ड और बीजेपी 2। वहीं अन्य जगहों पर भी टक्कर की स्थिति, लेकिन कोटा उत्तर में नहीं। कोटा उत्तर में भी कांग्रेस काफी बढ़त शुरुआती रुझानों में, शुरुआती आंकड़ों में बनाए हुए है। और मेरे साथ गेस्ट लगातार बने हुए हैं। आरएलपी से सुरेंद्र चौधरी जी मेरे साथ हैं, इस वक्त कांग्रेस से ज्योति खंडेलवाल जी मेरे साथ जुड़ रही हैं और बीजेपी से अमित गोयल जी मेरे साथ बने हुए हैं। ज्योति जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। शुरुआत में तो बल्ले बल्ले नजर आ रही है शुरुआती रुझानों में कांग्रेस की, ओपनिंग कमेंट देते हैं। बिल्कुल, शुरुआती रुझानों में तो कांग्रेस ने निश्चित रूप से, जो हम बार बार कह रहे थे कि जनता ने का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा, और आप देखेंगे चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो कोटा हो, तीनों जगह कांग्रेस ने अपनी जीत के साथ आगाज, पहली सीट जो जीती थी वो कांग्रेस ने जीती थी। और आपको यही रिजल्ट्स जो है जीत के, कांग्रेस के जो लगातार जो रिजल्ट्स हैं वो कांग्रेस के फेवर में आते हुए दिखाई देंगे। और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और अब तो परिणाम भी ये कहने लग गए हैं कि 6 नगर निगम में जो है वो हम अपना बोर्ड जो है वो बनाने जा रहे हैं, बनाएंगे। अभी जो स्टार्टिंग रुझान में कहीं कहीं अगर कोई यूं कहें कि कुछ सीटों पे कहीं बराबरी भी अगर दिख रही है, तो वो भी अगर आप आगे आने वाले समय में देखेंगे, कांग्रेस को पूरी तरीके से अपना मत और समर्थन जनता देगी और बोर्ड बना करके राजस्थान और शहरी निकायों में जो कड़ी है उसको पूरा करके उसके विकास के लिए जो जनता जो चाहती है, जो विकास, उसके अनुरूप काम होंगे और शहर के विकास को नए आयाम मिलेंगे। और चाहे वो कोटा हो, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो जयपुर हो, उनको पूरे देश के मानचित्र पर एक अलग स्थान पर लेकर के जाना और उनके विकास शुरुआती रुझानों में ऐसा लग रहा है, शुरुआती जो रुझान है जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण, इन 2 जगह पर कांग्रेस स्ट्रगल करती दिखाई दे रही है। यानी अगर मैं शुरुआती रुझानों को एंड रिजल्ट भी अगर मानता हूं तो 2 जगह बीजेपी बोर्ड बनाती नजर आ रही है, कांग्रेस 4 जगह। लेकिन साख तो सरकार की 4 में तो बच जाएगी, 4 के नीचे नहीं बचेगी ज्योति जी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप देखिए, साख ही नहीं बच जाएगी, जयपुर ग्रेटर साख ही नहीं बच जाएगी। बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस रहने वाली है, क्योंकि आप खुद देखिए जयपुर ग्रेटर, जिसे बीजेपी ये बोल रही थी कि नहीं यहाँ तो हमारे विधायक जीते हुए हैं और यहाँ तो हम एक तरफा जीत की और अग्रसर हो रहे हैं, वहां पर अगर आप शुरुआती रुझान देख रहे हैं तो कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। तो ये तो बीजेपी के लिए परेशानी वाली बात है। बीजेपी जो ये सोच रही थी कि हम ऐसे, अगर आप देखेंगे तो कोटा दक्षिण में जो है वहां पर कांग्रेस अपनी, जो बीजेपी ये मान के चल रही थी कि ये तो हमारा ऐसा जगह है जहां से हम जीत के जाएंगे, तो वो वहां पर भी स्थिति अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस बढ़त बनाए हुए, बराबरी की बात नहीं करी मैं, टक्कर की, अभी शुरुआती रुझानों में वो बढ़त बनाए हुए। इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का रुख जो है वो बहुत सकारात्मक है। नहीं तो क्या गया पक्ष में, क्योंकि हमने बहुत सारे चैप्टर्स देखे इस दौरान। उत्तर में अगर आप देखेंगे तो हम एक तरफा, कोटा उत्तर में आप देखेंगे हम एक तरफा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी के नेतृत्व में अगर विकास अगर कहीं दिखाई देता है कभी भी, आज ही नहीं, केवल इन 2.25 सालों में नहीं, अगर आप पहले से भी देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस शासन में दिखाई देता है। आप कोटा में आप देखिए, चाहे लेकिन ज्योति जी, फिर आपको याद होगा मैंने एक बार आपसे पूछा था कि अगर काम बोलता है तो इतनी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती जितना लगाया गया। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हम सब जानते हैं कि काम जो करते हैं उस काम को जनता के बीच में
अपनी बात को पहुंचाना भी उतना ही आवश्यक है। आज हम देख भी रहे हैं डिजिटल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने ये भी देखा कि दुष्प्रचार करके भी बहुत ज्यादा बीजेपी जो है इस तरह के काम भी करती रही कि दुष्प्रचार करके भी वो सत्ता में आई है, और केंद्र में भी हमने लगातार इस चीज को देखा है। तो हमको लगता है अगर हमने काम किए हैं तो हम जनता के बीच में बहुत आसानी से उन कामों को बोल सकते हैं। तो हमें ज्यादा एफर्ट्स लगा करके जनता के बीच में जाकर के उन कामों को बताना चाहिए। और बता इसलिए पाते हैं जनता के बीच में जाकर के क्योंकि हमने किए हैं, जनता हमारे साथ है। अगर हम गलत बोलेंगे तो जनता को विरोध करना भी आता है। अब मैं वापस ओपन डिबेट कर रहा हूं क्योंकि आप नहीं जुड़ी थी, इसलिए पहले आपके साथ मैंने बातचीत की, लेकिन अब वापस दोबारा ओपन डिबेट है। सुरेंद्र चौधरी जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अन्य भी जो खाते खोल रहे हैं सुरेंद्र चौधरी जी, वो जरूरी नहीं है कि आरएलपी के हैं। जहां तक मेरी जानकारी है और जहां तक मेरे पास नतीजे आ रहे हैं, देखिए निर्दलीय भी जीत रहे हैं। इसके अलावा सीपीआई से भी जयपुर हेरिटेज में सीपीआई से एक प्रत्याशी जीती हैं। कहने का मतलब जो आप कह रहे थे ना कि लोग अब तीसरा मोर्चा भी चाहते हैं, तो वो तीसरे मोर्चे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही की तरफ देख रहे हो। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि जयपुर हेरिटेज निगम के रण से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अब तक 10 वार्ड के नतीजे आए हैं जयपुर हेरिटेज में। 10 वार्ड के नतीजे क्या कह रहे हैं, कहानी आंकड़ों की जुबानी। 7 वार्डों पर कांग्रेस जीती है और 2 वार्डों पर बीजेपी ने अब तक कब्जा किया है। वहीं 1 वार्ड पर निर्दलीय ने बाजी मारी है। तो ये आपको बता रहे हैं हाल जयपुर हेरिटेज निगम के रण में अब तक की मतगणना का। 10 वार्ड के नतीजे आए हैं, 1 निर्दलीय, 2 बीजेपी और 7 वार्ड कांग्रेस के खाते में। तो सुरेंद्र जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये एक तो आप इतनी कम जगहों पर उतरे हैं कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना थोड़ा इस वक्त मेरे लिए दिक्कत हो रहा है कि उस वार्ड में आप थे कि नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर लोग कुछ और देखना भी चाह रहे हैं। देख रहे हैं, मैं आपकी बात पर आना चाहूंगा। हाँ। मैं आपकी बात पर आना चाहूंगा कि जहां बात करें अपन जयपुर ग्रेटर की, तो जयपुर ग्रेटर में हमारे 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो आप देखेंगे नतीजे जहां आ रहे हैं, उसमें से अभी कहीं ना कहीं हमारे प्रत्याशियों की अभी गिनती है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो आप देखेंगे जयपुर हेरिटेज की, तो एक हमारे 32 नंबर वार्ड से प्रत्याशी हैं, तो उनका भी अभी नतीजा गणना स्टार्ट नहीं हुई है। और बात करेंगे हमारे 20 जो उम्मीदवार जोधपुर में हैं, वहां उत्तर में हमने 6 और अपने दक्षिण में 14 उम्मीदवार उतारे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि उन उम्मीदवारों में से 1-2 ऐसी सीटें हैं जहां पे अभी मतगणना चालू हुई है। तो आप अभी ये कयास लगाना गलत होगा कि आरएलपी के पक्ष में मतदान नहीं हुआ है। तो आप जैसे जैसे मतगणना आगे होती है, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई कांग्रेस या बीजेपी नहीं जा रहा है तो वो और भी चीजें देख रहा है, वो सीपीआई भी देख रहा है, वो निर्दलीय भी देख रहा है, वो आरएलपी ही देखेगा आने वाले भविष्य में। इस बात की गारंटी कैसे आप ले पाएंगे? देखिए, जब भी आप देखेंगे माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने आप देखिए मैनिफेस्टो की जहां बात आई थी विधानसभा चुनाव में, वहां कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए थे। 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसी चीजें। आप देखिए कहां 10 दिन में कर्जा माफ हुआ, कहां अपराध और बलात्कार की जो घटनाएं हो रही है वो कहां कम हुई। अब हर स्थिति देखिए, जहां अब बात कीजिएगा बेरोजगारों की भत्ते की, जहां 3500 रुपए की कांग्रेस ने बात की, बीजेपी ने 5000 की बात की, और आरएलपी ने बात की कि 10,000 अगर हम सत्ता में आते हैं, भागीदारी निभाते हैं, तो 10,000 रुपए हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो ये जो बातें घोषणा पत्र में मात्र हो रही हैं, ये धरातल पे कहीं ना कहीं इनकी जरूरत है। और मैं कहना चाहूंगा कि पार्टी सुप्रीमो जब भी किसानों और नौजवानों को मौका मिलेगा सत्ता में भागीदारी का, तो अवश्य ही जो किसान और नौजवान की मांगे हैं वो हमेशा से पूरी होंगी। हमने जब भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आप देखा होगा 2016 से हुकार भरी थी नागौर की धरती से, और 2018 में 29 अक्टूबर को पार्टी का गठन किया जयपुर में। लाखों की तादाद में लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। और साथ ही पर मुझे एक बात बताइए, जो मुद्दे उठाए किसी बहुत बड़े राजनीतिक पंडित ने एक बात कहा था कि सियासत में कोई भी दल अछूत नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं कि आप बीजेपी के साथ तो नजर आ जाते हैं, किसी दिन कांग्रेस के साथ भी नजर आ ही सकते हैं।
नहीं नहीं, आप देखिए ना, बीजेपी के साथ जहां देखो बात आई अपने राष्ट्रहित की, तो हमने राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी से साथ दिया, वो राष्ट्रहित में नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया। अब जहां बात आ रही है अपने राजस्थान की, तो वहां देखिए आप, जो गरीब और धरातल पे जो लोग हैं उनको जरूरत क्या है वाकई में, कर करके थक चुका हूं मैं। आपको भी एक बात बताना चाहता हूं, वाकई में जरूरत क्या है लोगों को। देखिए सुनिए मेरी बात। कुछ पगडंडियां होती हैं जो आगे चलकर गलियां बनती हैं, वही गलियां आगे जाकर स्टेट हाईवे या फिर नेशनल हाईवे से जुड़ती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, वो पगडंडियों में भी छुपा है, गलियों में भी छुपा है, सड़कों पर भी छुपा है। तो कहने का मतलब यह नहीं है कि आप नेशनल इंटरेस्ट में दूसरी चीज देखेंगे और स्थानीय इंटरेस्ट में दूसरी चीज देखेंगे। नहीं, आप देखिए हमेशा से देखिए, माननीय हनुमान जी साहब ने, बेनीवाल जी ने संसद में जो किसानों के मुद्दे उठाए हैं, जैसे टिड्डियों की राष्ट्रीय आपदा, प्राकृतिक आपदा घोषित करने की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, हमेशा से ही हमारा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है वहां पर वो कृषि बिल पर कुछ आवाज उठाई है। और हमारे बिल पर जो उनका पहला बयान आया वो लोकसभा के बाहर आया, क्योंकि उनकी तबीयत की वजह से वो उधर शामिल नहीं हो सकते थे सत्र में। जी, उनका अभी भी आप देखिएगा, किसान बिल के विरोध में उन्होंने अभी भी बातें की हैं। और जब संसद में वो बिल पास हो रहा था, उस समय उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। फिर उसके बाद में उन्होंने जयपुर जब आके दोबारा से टेस्ट करवाए, लेकिन उस बिल के बारे में तो उनको पता भी नहीं चलने दिया कि बीजेपी द्वारा ऐसे आपके सहयोगी हैं, क्योंकि कवायदें तो काफी पहले से चल रही थी, है ना। आपके सहयोगी तो ऐसे हैं कि उनको भनक तक नहीं लगने दी गई कि किस तरह का बिल आ रहा है। कहां चूक हो गई, कहां नजर नहीं रख पाए आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब भी आप बिलों की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि माननीय सांसद महोदय जी पहले कोरोना पॉजिटिव आए थे, उसके बाद में वो आरयूएचएस में भर्ती भी थे। और जब वो संसद में गए, उस समय बिलों की कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जब बिल पास होने थे उस समय वो संसद में नहीं थे। आप देखेंगे संसद में जो सत्र होता है, आप उसके ऊपर ही बात कर सकते हैं। जब दोबारा वैसा के पास जाके नहीं पूछ सकते थे कि किस तरह की चीजें, किसानों के मुद्दों की बात, मैं किसानों के पक्ष से आता हूं, आपके सहयोगी थे वो। खैर चलिए ठीक है। नहीं, अब देखिए, आई एम सॉरी, बात की है हमारे हनुमान जी बेनीवाल ने, बात की है कि हम किसान लीडरों से बात करेंगे और मोदी जी से समय लेके इस बिल के बारे में चर्चा भी करेंगे, और जो अच्छा होगा उसका हम पक्ष करेंगे। ठीक है अमित गोयल जी, मैं फिर कह रहा हूं, देखिए शुरुआती रुझान अब थोड़ा सा बदलते दिख रहे हैं। अब लगभग 2 जगहों पर आपने बढ़त बना ली है, जयपुर हेरिटेज में और जयपुर ग्रेटर में। गेम चेंज हुआ है यहां पर। मैं फिर लेकिन जोधपुर में कोई कमाल खास आपका नजर नहीं आ रहा है। एक जगह आप पिछड़ रहे हैं, एक जगह आप बस एक वार्ड से आगे फिलहाल। वहीं कोटा उत्तर में और कोटा दक्षिण में एक बार आप आगे बढ़ चुके हैं। यानी 3 जगहों पर अब आपने बढ़त बनाई है इन रुझानों में। आप भी कमेंट दे लें, फिर मैं सवाल पूछता हूं। स्वप्निल भाई, 4 जगह हमारी बढ़त चल रही है इस टाइम आपके स्क्रीन के हिसाब से। जयपुर शहर, जयपुर ग्रेटर, कोटा दक्षिण और जोधपुर दक्षिण। और निश्चित रूप से देखिए 500 से ज़्यादा लगभग मेरे हिसाब से वार्डों के रिजल्ट आने वाले हैं। तो अभी बहुत कुछ आना बाकी है सामने। हमें तो पूरा विश्वास है कि ये जब चुनाव जो रुझान है, जब पूरी तरह परिणामों में बदलेंगे, तो आज तक जो जनता ने हमारे में विश्वास जताया है, जयपुर की जनता ने, जोधपुर की जनता ने, कोटा की जनता ने, वो विश्वास आगे भी जताएगी। और निश्चित रूप से मान के चलिए, कांग्रेस का जो कुशासन 2 साल का रहा है, जिससे जनता भारी त्रस्त रही है, अपराध के मामले हों, किसान के मामले हों, दलितों पर अपराध के मामले हों, व्यापारी के साथ जो स्थिति बनी हुई है, बिजली के बिलों की जो स्थिति है, पेट्रोल डीजल की जो 8-10 रुपए का आपने एक्स्ट्रा और राज्यों के मुकाबले वैट लगा रखा है, हर चीज को जनता काउंट करती है। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें चुनाव परिणाम तक इंतजार करना चाहिए। आज दावे करने का समय नहीं है, आज तो जनादेश के बारे में सम्मान करने का समय है। और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को पूरे 6 के 6 नगर सडनली थोड़ा सा कम भाजपा का कमल खिलेगा। शायद आंकड़े आपको एक्साइट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं अमित जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। देखिए ठीक है, आज दावे करने का समय नहीं है, लेकिन राजनीति ऐसा समय भी नहीं देती ना कि अंदर की बात को हम शेयर कर ले जाएं। क्या ऐसी कोई अंदर की बात थी
जो आप शेयर नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब आपने चुना कि हमें सिर्फ इसी जगह पर बाड़ाबंदी की जरूरत है, अन्य जगहों पर नहीं। क्यों, अन्य जगहों पर क्या डाउट था, या अन्य जगहों पर लोगों को ट्रेनिंग क्यों नहीं चाहिए, या वो एजुकेशनल टूर क्यों नहीं लेंगे? देखिए बाड़ाबंदी का कोई इशू नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि कल जोधपुर में भी कांग्रेस करने वाली थी, एंड टाइम पे उनका कैंसिल हुआ। ये बाड़ाबंदी नहीं है। बाड़ाबंदी तो देखिए, अब कांग्रेस की पूरी सरकार बाड़ाबंदी में रही 1.5 महीने तक, सारे विधायकों के आगे पीछे लेकिन पुलिस की इधर गाड़ियां इसके बाद रही अब आप अपने हैं। प्रत्याशियों मेरा को मतलब बिठा कहने का चुके हैं ना? कार्यकर्ता है क्योंकि देखिए मैं हालांकि उसमें भी डिसिप्लिन टूट गया, आपके छोटे-छोटे वार्ड प्रत्याशी बने निकले हैं। उसमें से। नहीं, मेरी बात सुनिए, हाँ, मेरी बात सुनिए। हाँ। छोटे छोटे वार्ड बने हैं, नए नए कार्यकर्ताओं को बहुत सारों को मौका मिला है। पार्टी की रीति नीति के बारे में उनका प्रशिक्षण भी हो जाएगा। और दूसरी, चुनाव में अतिरिक्त सावधान रखने की आवश्यकता है कि हम वो है ना, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। विष्णु लाटा जी वाले मामले में हम देख चुके हैं किस तरह हमारा बोर्ड गिराया गया। कांग्रेस सरकार के पास शासन है, राजस्थान में सरकार है, सत्ता की एक ताकत है, प्रशासन का दबाव है, सब चीजों का वो इस्तेमाल करते हैं। तो अतिरिक्त सावधानी की में कोई बुराई भी नहीं है, और इस बहाने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ इससे किसी को दूध का जला कह रहे हैं, एक घटने के कारण यह है कि एक घटना के हिसाब से आप अपने आप को दूध का जला कह रहे हैं। पूरी सरकार पुलिस के संरक्षण में। ऐसे तो कई लोग आपको कई जगहों पर कह रहे हैं कि वो आपसे दूध के बोर्ड जले गिराया इन्होंने, बोर्ड गिराया इन्होंने हमारा। और पूरी की पूरी सरकार कांग्रेस की 1.5 महीने तक होटल में बंद रही। पुलिस की गाड़ियां विधायकों के आगे पीछे गई, और किस तरह से एक विधायक ने तो बाकायदा वीडियो जारी किया था कि किस तरह पुलिस ने गाड़ी की चाबी निकाल ली उनकी। नहीं, कह रहा हूँ कैसी स्थिति मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, प्रत्याशियों को अपने उनको ऐसे तो कई जगहों से ये स्वर आए हैं कि हम बीजेपी से जले हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, तो कांग्रेस ने तो पूरे देश में शासन किया बहुत लंबे समय तक। हाँ। अब जनता ने इनको ठुकरा दिया है। इनकी जो राष्ट्रीय स्तर पे नीतियां हैं, किस तरह से मतलब पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके हैं। क्योंकि कांग्रेस, देखिए हमारे देश के डीएनए में एक बहुत बड़ी बात है, हमारे देश के डीएनए में एक चीज है, देश के प्रति प्रेम, सेना के प्रति सम्मान। कांग्रेस इन सारी चीजों के अपने स्तर से बहुत नीचे आ चुकी है। आप ये देखिए, जब इन्होंने चुनाव में घोषणा पत्र जारी वो किया, प्रासंगिक कैसे नहीं रहे? ज्योति जी मैं आ रहा हूं, मेरे को क्योंकि अब मुझे जरूर जानना है अमित जी, वो प्रासंगिक कैसे नहीं रहे? शाहीनबाग समर्थक पार्टी बन गई आपको कांग्रेस। 3 केंद्रीय मंत्री, सतीश पूनिया के साथ 3 केंद्रीय मंत्री और चंद्रशेखर जी को लगाना पड़ा फाइट करने के लिए। गजेंद्र सिंह शेखावत जी को दिल्ली जाना था, वो ट्रेन से दिल्ली गए, लेकिन अगली सुबह को वो चार्टर्ड विमान लेके वापस लौटे, क्योंकि वो जंग से हटना नहीं चाहते थे, मोर्चे से हटने का रिस्क नहीं ले सकते थे इन्हीं शहर की सरकार के चुनावों में। आप मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने ये डिसाइड किया है कि मैक्सिमम विधानसभा सीटों में कम से कम मैं 5 जनसभाएं करूंगा। तो जो गैर प्रासंगिक है उसके लिए आपको इतना एफर्ट लगाना पड़ रहा है। सोचिए किसी दिन प्रासंगिक हो जाए तो क्या करेगा? देखिए कुल मिला के हर पार्टी का नेता जो आज के केंद्रीय मंत्री के दर्जे पर है, कोई हो सकता है विधायक के दर्जे पर होगा, कोई प्रदेश के अध्यक्ष के दर्जे पर, भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी बदलती रहती है, और पार्टी में अगर चुनाव होता है तो सब कार्यकर्ताओं को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है। जिसके बाद जितनी बड़ी जिम्मेवारी है उसकी भूमिका भी उतनी बड़ी हो जाती है। ठीक है। बूथ का कार्यकर्ता भी काम करता है, और अगर वो केंद्रीय मंत्री बनाए तो उसने भी कभी बूथ पर काम किया है। ठीक है। मेरा मतलब कहने का है सब कार्यकर्ताओं को अपना काम करना चाहिए, इसमें कोई बुराई कहाँ है। ठीक है, ज्योति जी क्या बोलना चाह रही थी, आप बोलें, फिर मैं सवाल आप पूछता हूं। एक सवाल आप पूछ सकते हैं जरूर। एक सवाल जरूर हमारे कांग्रेस के हमारे साथी ज्योति जी से आप पूछ सकते हैं कि जब चुनाव चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शान में बहुत कसीदे पड़े जाते हैं। अमित भाई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना खुद का वोट डाला नहीं है वहां पे नगर निगम चुनाव में। गजेंद्र सिंह शेखावत भी डाल पाए क्या लोग, गजेंद्र सिंह शेखावत जी डाल पाए? वो गंभीर नहीं थे गजेंद्र सिंह शेखावत जी डाल पाए क्या? लिया उन्होंने, सीएम साहब ने नहीं डाला। मैं कह रहा हूँ गजेंद्र सिंह शेखावत जी डाल पाए क्या? मैं तो सीएम साहब तो सूबे के मुखिया राजस्थान प्रदेश के, उनका गृह क्षेत्र है। हाँ, और वो उनकी गजेंद्र सिंह शेखावत जी का भी गृह क्षेत्र है, लोकसभा चुनाव में वो पराए थोड़ी ना है जोधपुर के। लेकिन मगर मुख्यमंत्री है सूबे के। हाँ ठीक है। हाँ ज्योति जी क्या बोलना चाह रही थी, आप बोले। स्वप्निल जी, हाँ स्वप्निल जी, यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा बड़ा हास्यपद सी स्थितियां भी लगी। अमित जी जब जवाब दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि हमने प्रशिक्षण शिविर रखा है कि जो हमारे प्रत्याशी है उनको बीजेपी की रणनीति बताने के लिए, कोई ऐसा कोई जो इनका कुछ होगा सिद्धांत वगैरह कुछ बताने के लिए। मतलब आपने प्रत्याशी वो नहीं उतारे हैं जो बीजेपी की नीतियों के साथ समर्थक हों या उनके फॉलोअर हों या उसमें अपना विश्वास रखते हों और उन्हें पता हो। क्या वो प्रत्याशी ऐसे नहीं उतारे गए जिनको अब बीजेपी की नीति और रीति सिखाने की जो है वो प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से जरूरत पड़ रही है? इन्होंने एक बात और उठाई कि विष्णु लाटा जी के टाइम पे हम दूध से जले। मैं तो कहना चाहूंगी ये बात ही गलत कर रहे हैं। आपने जो माहौल जो खड़ा किया है पूरे देश में, चाहे वो कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गोवा हो, मणिपुर हो, और फिर आपने राजस्थान में भी भरसक प्रयास किया।
तो आपको अपनी गलती, और सब जानते हैं कि राजस्थान में किस तरह से सरकार गिराने की एक साजिश रची गई, एक पूरा प्रयास किया गया जिसे विफल कर दिया गया, और उसमें उस बात को लेकर के इनमें बौखलाहट भी है, और उसका एक रिप्लाई देने के लिए उन्होंने यहाँ पर इस तरह की एक बाड़ाबंदी जो है वो की है। जहां तक विष्णु लाटा जी की ये बात करते हैं, आपको खुद को ध्यान होगा विष्णु लाटा जी इनके बाड़े से कूद करके भागे थे। हमने नहीं बुलाया था उनको, वो कूद करके भागे थे, उनकी चोट भी आई थी। अमित भाई मैं आगे आऊंगा, अभी मैं काफी देर से आपसे बात कर रहा था, आप लोगों को थोड़ी देर ज्योति जी से बात करने दें। हाँ ज्योति जी बोलते रहिए आप। बिल्कुल निश्चित रूप से, और जब वो आए हैं और उन्होंने नामांकन भरा है, उसके बाद तो कांग्रेस पार्षद दल का अधिकार है कि वो किसको वोट देते हैं और वो किसके समर्थन में आते हैं। 2 कैंडिडेट है, उन्होंने अपना वोट एक को दिया और वो मेयर बने। तो इसमें आप खुद देखिए कि निर्मल नाटा जी को आपको क्यों हटाना पड़ा, कांग्रेस की तो कोई भूमिका नहीं थी। निर्मल नाटा जी आपके फेलियर एक तरीके से मेयर साबित हुए, जो कि हिंगोनिया गौशाला में गौ हत्या के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हुए। वहां पे गायों की जो हालत हुई वो सबने देखी, आपने भी देखी, हमने भी देखी। ठीक है, जहां तक अभी तक जो परिणाम जो सामने आ रहे हैं वो मुझे लगता है कि अभी बहुत शुरुआती रुझान है, और वो पल बदल रहे हैं, अभी वो बदल रहे हैं। लेकिन अब मेरे को एक बात आपसे पूछनी है कि आज कांग्रेस जिस स्थिति पर पहुंची है, उसको एक राष्ट्रीय दल ये कहता है कि वो गैर प्रासंगिक हो गई, या इस तरह से को कह पाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या बीजेपी एक्स्ट्रा एग्रेसिव है, या फिर आप उनके लिए सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं क्योंकि कुछ खामियां थी जिसकी वजह से भुगतना पड़ रहा है? नहीं, मैं देखिए, एक पहली बात तो ये है कि ये लोकतंत्र जो इतना मजबूत लोकतंत्र जो भारत में है, जिसको दिया है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर सत्ता में बैठे हुए हैं, जिसमें हर व्यक्ति को एक अधिकार मिला है। तो इसलिए आप ये कह दें कि अप्रासंगिक अगर कांग्रेस हो जाएगी तो आपका प्रधानमंत्री पद पे बनना ही अप्रासंगिक हो जाएगा, क्योंकि आप अगर पहुंचे हैं वहां पर तो कांग्रेस की उन्हीं नीतियों की वजह से, उन्हीं सिद्धांतों की वजह से वो देश को मजबूत करने वाले लोकतंत्र, या वो एक्स्ट्रा एग्रेसिव है, तो अगर आप ऐसी या आप सॉफ्ट टारगेट हैं, सबसे पहले आप अपने आप पर प्रश्न उठा रहे हैं। ज्योति जी मुझे बताइए ना, या तो वो एक्स्ट्रा एग्रेसिव है, नहीं, हम दोनों में से कुछ नहीं, आप सॉफ्ट टारगेट हैं। नहीं, देखिए बीजेपी ने ये तो अपना हर नीति के माध्यम से ये तो दिखाया है कि उनको येन केन प्रकरण सत्ता में आना है, और उसके लिए वो सारे। चलिए अमित भाई बोल ही लीजिए, आप थकेंगे, आप हाथ उठा के थक जाएंगे, मेरे को थोड़ी देर बात नहीं करने देंगे। चलिए जो बोलना चाहते हैं शॉर्ट में बोलिए, फिर मैं ज्योति जी से बातचीत जारी रखूंगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं ज्योति नहीं, मैं एक बात ज्योति जी एक बात के बाद फिर आप इनसे जवाब लीजिएगा। ठीक है। ये बोलते हैं कि हम बड़े देशभक्त हैं, हम सेना का। तो एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजाद करवाया है, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई है, उसमें वो नेता है। और अगर आप उन नेताओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं, उन नेताओं के लिए नहीं बोल सकते हैं, उन शहीदों को अगर आप बलिदान को अगर स्वीकार नहीं कर सकते, उनको सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो फिर इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं करने की जरूरत है। हम कर रहे हैं। ज्योति जी विश्वास मानिए, देश की सेना का भी विश्वास मानिए, हमारे ये ना बड़ा बुरा लगता है जब कोई गिनाता है ना कि हमने आजादी दिलवाई। ये देश भी उस वक्त आजादी चाहता था, आपने उनको गाइड किया, आपने उनको लीड किया। हाँ, निश्चित रूप से। तो आपने नहीं, इस देश ने मिलकर आजादी ली है मैम, इसलिए बलिदान भी दिया, वाली जो भावना है ना, ये बड़ी, जेलों में भी रहे, हमारे नेता जेलों में भी रहे, और लोग भी रहे, त्याग भी किया, उन्होंने बलिदान भी दिया है। ठीक है, उन्होंने, ठीक है, आगे आपकी बात। नेहरू जी काला पानी गए होंगे। अमित जी शॉर्ट में बोले, मेरे को ब्रेक लेना है। अमित जी जो बोल रहे हैं शॉर्ट में बोले, फिर मैं ब्रेक लूंगा। इंदिरा गांधी जी खुद आतंकवाद का अमित जी क्या बोलना चाह रहे हैं, शॉर्ट में बोले, मेरे को ब्रेक लेना है, फिर मैं लौटूंगा। इसलिए आप केवल उनको इस तरीके से अगर बोलते हैं तो खुद ही आप अप्रासंगिक हो जाते हैं। पूरा मौका दिया बोलने का। मैं कहना चाहूँ, पहली बात तो ज्योति जी अपने शान में भी कसीदे पढ़ रही थी, अपने कांग्रेस शासनकाल के शान में भी कसीदे इन्होंने पढ़े। ज्योति जी जयपुर की मेयर रही हैं, मेयर रहने के बाद में जब देखिए कुछ व्यावसायिक बाध्यताएं, मेरे को तुरंत ब्रेक लेना होगा, मैं थोड़ी देर में लौट रहा हूँ, जल्द हाजिर होते हैं।